अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 155% तक भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यदि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तो चीन को 155% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इस बयान के बाद अमेरिका और चीन के बीच एक नए व्यापार युद्ध के आसार गहरे हो गए। ट्रंप ने कहा कि चीन अमेरिका के प्रति सम्मानजनक रवैया रखता है, लेकिन उनका प्रशासन अब किसी भी अनुचित व्यापारिक प्रथा को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि चीन हमारी काफ़ी सम्मान करने की स्थिति में है। वे टैरिफ के रूप में हमें भारी मात्रा में पैसा दे रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि वे 55% दे रहा है और बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने आगे चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं होता है तो 1 नवंबर से यह टैरिफ बढ़कर 155% तक जा सकता है। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका का कूटनीतिक हथियार बताते हुए कहा कि बीते समय में कई देशों ने अमेरिका का आर्थिक फायदा उठाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि चीन ने सितंबर महीने में अमेरिकी सोयाबीन की एक खेप का आयात नहीं किया। इससे अमेरिकी निर्यातकों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीनी खरीदारों ने अब दक्षिण अमेरिकी देशों से खरीद बढ़ा दी। गौरतलब है कि ट्रंप पहले ही चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने 1 नवंबर से सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर पर निर्यात प्रतिबंध लागू करने का बात भी यहां पर कह दी थी। इसका मतलब साफ है कि प्रस्तावित शुल्क चीन से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर पहले से लागू 55% टैरिफ में अलग होंगे। इस बीच ट्रंप ने पुष्टि की है कि वे तनाव के बावजूद शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हम कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन बैठकों के बाद चीन और अमेरिका के बीच एक निष्पक्ष और बेहतरीन व्यापार समझौते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने रूस से ऊर्जा आयात को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया। ईयू ने 1 जनवरी 2028 से पाइपलाइन तेल और प्राकृतिक गैस एलपीजी आपको बता दें और एलएनजी समेत सभी ऊर्जा उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया है। यह कदम रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता खत्म करने और ईयू को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय आपको बता दें कि ईयू के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में लिया गया। बैठक में लगभग सभी सदस्य देशों ने यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया। ईयू परिषद की अध्यक्षता कर रहे डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स ने कहा कि यह प्रस्ताव यूरोप को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। रूसी गैस का आयात 1 जनवरी 2026 से ही रोक दिया जाएगा। हालांकि पहले से चल रहे छोटे अनुबंधों को जून 2026 तक छूट दी जाएगी। दीर्घकालिक अनुबंध 2028 तक जारी रह सकते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से आने वाले तेल और एलएनजी पर प्रतिबंध 2028 से पूरी तरीके से लागू होगा। ईयू ने यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उठाया है, क्योंकि रूस ने बार बार गैस आपूर्ति पर बाधा डालकर इसे राजनीतिक और सैन्य हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये प्रतिबंध REPower EU रोड मैप का हिस्सा है, जिसका आपको बताने की लक्ष्य यूरोप को रूस की ऊर्जा निर्भरता से पूरी तरीके से मुक्त करना है। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने बताया कि रूस केवल अब बातचीत करता है जब उस पर दबाव होता है। उन्होंने बताया कि EU 19वें प्रतिबंध पैकेज की तैयारी कर रहा है। कैलास ने कहा कि यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन रूस शांति में रुचि नहीं दिखा रहा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को किसी भी शांति समझौते के बदले अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया को गलत संदेश जाएगा कि बलपूर्वक जमीन हथियाई जा सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इसके अलावा EU रूस की शैडो फ्लीट यानी कि गुप्त जहाजों के नेटवर्क पर भी नजर रख रहा है, जो तेल प्रतिबंधों को चकमा देने में मदद कर रहे हैं। EU के मंत्री इसके खिलाफ बेहतर समन्वय के लिए काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये निर्णय यूरोप के ऊर्जा भविष्य और वैश्विक भू राजनीति पर साफ तौर पर बड़ा असर डाल सकता है। रूस पर दबाव बढ़ेगा और EU की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही ये रूस की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक रणनीति पर भी सीधे असर डालने वाला कदम माना गया। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत ने तीसरा स्थान हासिल कर वैश्विक सैन्य संतुलन में अपनी ताकत का असर दिखा दिया। अमेरिका और रूस पहले और दूसरे स्थान पर, जबकि चीन चौथे पर है। इस रैंकिंग को लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उनके अनुसार केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दर्शाती है, कागज पर दिखाए गए आंकड़े नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के पास कुल विमानों की संख्या चीन से कम है, लेकिन संचालन क्षमता कहीं अधिक है। भारत के पास 1716 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 31.6% फाइटर जेट्स, 29% हेलीकॉप्टर और 21
4.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने पायलट ट्रेनिंग, साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट और किक मिशन एग्जीक्यूशन पर विशेषज्ञ तौर पर विशेष ध्यान दिया। चीन के पास 3,733 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 60% से ज्यादा फाइटर है, 24% से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 10% से ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल। हालांकि चीन के पास विमान संख्या अधिक है, लेकिन प्रशिक्षण और ऑपरेशन क्षमता में भारत इससे आगे निकल चुका है। यह रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जारी की है, जो दुनिया के 48,000 से अधिक विमानों पर नजर रखती है। रैंकिंग में 103 देशों और 129 एयर सर्विसेज को शामिल किया गया। आकलन के लिए आपको बता दें कि ट्रूवेल रेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। WDMMA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का तीसरे स्थान पर आना एशिया के रणनीतिक संतुलन में बदलाव का साफ तौर पर संकेत है। रैंकिंग में केवल विमान की संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि कई कारक शामिल होते हैं, जैसे विमान की उन्नत तकनीक, आधुनिकीकरण, ऑपरेशन ट्रेनिंग और तैयारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और रखरखाव, घरेलू उत्पादन क्षमता और मिशन विविधता। यही कारण है कि भारत चीन से कम विमानों के बावजूद उच्च रैंक हासिल कर सका। ग्लोबल टाइम्स ने रैंकिंग को लेकर कहा कि अमेरिकी और भारतीय मीडिया की हाइप चीन भारत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। ये गलतफहमी की खतरनाक चेन शुरू कर सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना का संतुलन बेड़ा, आधुनिक हथियार और उच्च ऑपरेशन क्षमता को तीसरे सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनाती है। ग्लोबल टाइम्स चीन का प्रमुख सरकारी अखबार है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सोच और विदेश नीति का प्रचार करता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो बीजिंग में है। यह अखबार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 3 देशों की छवि खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन चीन की छवि सुधारने और पश्चिमी मीडिया की चीनी विरोधी रिपोर्टिंग का जवाब देने का प्रमुख जरिया माना जाता है। इस रैंकिंग से साफ है कि किसी देश की एयरफोर्स केवल विमान संख्या पर निर्भर नहीं होती, बल्कि प्रशिक्षण, तकनीकी और ऑपरेशन की दक्षता ही इसकी असली ताकत है। भारत ने साबित कर दिया है कि संतुलित रणनीति और आधुनिक हथियार प्रणाली के दम पर कम विमान होने के बावजूद उस स्तर की सामरिक शक्ति हासिल की जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आपको बता दें कि आंदोलन हुआ है, जहां पर देश के अलग अलग शहरों में 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। इसमें करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन को नो किंग प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप का शासन देश को तेजी के साथ तानाशाही की ओर धकेल रहा है। जून में हुए पहले नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान लगभग 2100 जगह रैली निकाली गई थी, लेकिन इस बार इसका दायरा और असर लगातार बढ़ा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, बोस्टन, अटलांटा और शिकागो के पास में आपको बता दें कि भारी भीड़ देखी गई। वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस और कई रिपब्लिकन शासित राज्यों में लोग सड़कों पर साफ तौर पर देखे गए। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र, न्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। आपको बता दें कि संगठन की को फाउंडर लिया ने कहा कि शांति से विरोध जताना और ये कहना कि हमारे पास कोई राजा नहीं है, यही अमेरिकी लोकतंत्र की असली पहचान है। ह्यूस्टन में अमेरिकी मरीन कोर के पूर्व सैनिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या किसी साम्राज्य में। पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी की गिरफ्तारी की खबर कोई नहीं आई। बोस्टन, फ्लोरिडा और साथ ही साथ डेनवर, शिकागो और सिएटल में भी हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। लॉस एंजलिस के आसपास दर्जनों रैलियां हुई, जबकि आपको बता दें कि सिएटल में करीब 1.5 किलोमीटर लंबे परेड जो है वो निकाली गई थी। सैन डियागो में 25,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। रिपब्लिकन पार्टी ने इस प्रदर्शन को हेट अमेरिका रैली करार दिया। पार्टी नेताओं का यह कहना है कि ये सब ट्रंप सरकार को अस्थिर करने की विपक्षी साजिश है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि AI जनरेटेड 20 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह क्राउन पहने एक फाइटर जेट पायलट के रूप में दिखाई दिए। जेट पर लिखा है कि किंग ट्रंप। वीडियो में ट्रंप को प्रदर्शनकारियों पर मल गिराते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो वायरल होते ही अमेरिकी राजनीति में हड़कंप मच गया। ट्रंप प्रशासन के दौरान आपको बता रहे हैं कि ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रदर्शन है। खास बात तो ये है कि ये विरोध ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, कई सरकारी सेवाएं ठप है और ट्रंप प्रशासन का संसद और न्यायपालिका टकराव की लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच ट्रंप वीकेंड पर अपने फ्लोरिडा स्थित घर मारे-लागो में थे और टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं कोई राजा नहीं हूं। हालांकि कुछ घंटे बाद उनकी सोशल मीडिया टीम ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने राजा के रूप में उनको दिखाया गया। नो किंग आंदोलन अब अमेरिका में लोकतंत्र बनाम तानाशाही की बहस का प्रतीक बन गया। लाखों लोगों की भागीदारी ने संदेश को मजबूत किया। आपको यह भी बताते चले हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात का जिक्र भी सभी लोगों की तरफ से किया गया।
भारत अपनी सटीक हमलों की क्षमता को और मजबूत करने जा रहा है। जी हां, देश जल्द ही 800 किलोमीटर तक मार करने वाली नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाला है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइल साल 2027 के अंत तक पूरी तरीके से तैयार होकर भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल हो जाएगी। इसके साथ ही 200 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल भी 2026-27 तक उत्पादन के लिए तैयार हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही भारत की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती है। ये ध्वनि की गति से 3 गुना तेजी के साथ करीब 3424 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। अभी तक इसकी रेंज 450 किलोमीटर है, लेकिन अब इसका नया संस्करण 800 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेद पाएगा। नई ब्रह्मोस का रेजिमेंट इंजन लगभग तैयार हो गया है और इसमें कई तकनीकी सुधार हो रहे हैं। वर्तमान में मिसाइल के कुछ अहम प्रशिक्षण लगातार चल रहे हैं। INS और JNSS का मिलान जो है वो इसमें देखने को मिलेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मिसाइल किसी भी जैमिंग या सिग्नल ब्लॉकिंग के बावजूद अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद पाए। परीक्षण सफल होने के बाद ये मिसाइल उत्पादन के लिए हरी झंडी साफ तौर पर उसको मिलेगी। नौसेना पहले से ही अपने युद्धपोतों पर मौजूद 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को अपग्रेड कर 800 किलोमीटर रेंज वाली संस्करण में बदल सकेगी। इसके लिए मिसाइल के डिजाइन और लॉन्चर में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी, लेकिन केवल सॉफ्टवेयर, फायर कंट्रोल सिस्टम और ग्राफिकल इंटरफेस में हल्के संशोधन हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले नौसेना और थल सेना इस नई मिसाइल का प्रशिक्षण कर और उसको अपनाएंगी, जबकि हवा से छोड़ने जाने वाली एयर लॉन्च ब्रह्मोस पर थोड़ा और समय लग पाएगा। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक कर उसकी सटीकता का प्रदर्शन कर दिया था। उस कार्रवाई में ब्रह्मोस ने स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मन के 9 ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर तबाह कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ब्रह्मोस की सराहना करते हुए कहा था कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली मिसाइल है जो भारत की सामरिक ताकत को नई ऊंचाई देती है। भारत ने अब तक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरस्पेस के साथ 58,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे किए हैं। मार्च 2024 में ही 19,519 करोड़ रुपए का बड़ा करार हुआ था। इसके तहत नौसेना के लिए 220 से अधिक मिसाइलें खरीदी गई। अब नौसेना के करीब 20 आधुनिक युद्धपोत ब्रह्मोस से लैस है। इसी तरीके से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर से अधिक करने पर काम हो रहा है। वायुसेना ने शुरुआती चरण में सुखोई 30 और तेजस विमानों के लिए 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें खरीदने की योजना बनाई। भविष्य में अस्त्र मार्क 3 आपको बता दें कि तैयार होगी। इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर होगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नई 800 किलोमीटर ब्रह्मोस को प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें प्रलय 400 किलोमीटर और निर्भय 1000 किलोमीटर जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। ये कदम भारत को सामरिक ताकत तो देगा ही और साथ ही साथ हर चीज में मजबूत साफ तौर पर बनाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच दोहा में आयोजित बैठक में 2 पक्षों ने सीज फायर की घोषणा की। ये बैठक कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जता दी। इस बीच तालिबान के उप गृह मंत्री आपको बता रहे हैं कि उनकी तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है। अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सेना को आक्रमणी घोषित नहीं किया तो वह उन्हें भारतीय सीमा तक खदेड़ने के लिए तैयार हैं। ओमारी ने पाकिस्तान की सेना को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जहां अफगान जनजातियों और राष्ट्र धार्मिक आदेश के तहत उन्हें आक्रमणकारी घोषित कर दे तो उन्हें भारतीय सीमा तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि आपको भारतीय सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ओमारी की ये टिप्पणी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में हुए झड़पों और बढ़ते तनाव के बीच आई। तालिबान उप गृहमंत्री ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली को भी आलोचना उनकी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना और सैन्य शासन हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ओमारी ने शहबाज शरीफ और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई हालिया बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की चापलूसी भरे रवैये की आलोचना की। ओमारी ने क्षेत्रीय दावों का इशारा करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति ये संकेत देती है कि डूरंड रेखा के पास स्थिति क्षेत्र जो कभी अफगानिस्तान द्वारा खो दिया गया था भविष्य में वापस अफगान क्षेत्र में शामिल हो सकता है। उनका यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी और क्षेत्रीय दावतों की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर हाल ही में दर्ज झड़पों में दोनों पक्षों के कई सैनिक और नागरिक मारे गए। काबुल ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि 48 घंटे के युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। इस झड़प के कारण सीमा पर अस्थायी तनाव पैदा हुआ। इन दोनों पक्षों में संघर्ष बढ़ गया। अफगान अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में लगातार घुसपैठ की,
जिसके जवाब में अफगान सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कतर में दोहा में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान में तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। इसके तहत सीमावर्ती इलाकों में हिंसा रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। तालिबान के उप गृहमंत्री ने कहा कि ये सीज़फायर स्थायी शांति की दिशा में कदम है, लेकिन अगर पाकिस्तान द्वारा आक्रामक गतिविधियां जारी रही तो अफगानिस्तान कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। दोनों देशों ने सहमति जता दी कि आगे की वायु इस्तानबुल में वार्ता जो है वो आयोजित होगी। इस बैठक का उद्देश्य सीमा पर तनाव को नियंत्रित करना और भविष्य में झड़पों को रोकना है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि दोहा में हुई बैठक और सीज़फायर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन ये केवल अस्थायी शांति सुनिश्चित करेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तालिबान नेताओं का ये कहना है कि पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है। अगर वह सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाता है तो अफगानिस्तान न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि पाकिस्तानी बलों को भारतीय सीमा तक पीछे धकेलने की क्षमता भी रखता है। मावलवी ओमारी के इस बयान से क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा पर साफ तौर पर जो है असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। अफगान अधिकारियों का ये कहना है कि दोहा में हुई वार्ता से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीज़फायर के ऐलान के बाद सीमावर्ती इलाकों में फिलहाल शांति दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण बातचीत जारी रखते हैं तो भविष्य में सीमा पर स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी। तो आगे बढ़ते खबरों में, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन और रूस दोनों को एक साफ तौर पर संदेश दे दिया। ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि दोनों देश जहां पर है वहां पर रुकें, क्रूर युद्ध को खत्म करें। उन्होंने युद्ध को आपको बता रहे हैं कि बेहूदगी की पराकाष्ठा बता दिया और कहा कि लाखों जिंदगियों की कीमत पर लगातार आंच आई हुई है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि काफ़ी खून बह चुका है, अब ज़मीन की सीमाएं युद्ध और साहस से तय हो चुकी हैं। दोनों देश रुक जाएं, नहीं तो दिक्कत आगे पैदा होगी। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है। कई विशेषज्ञों ने इससे रूस के पक्ष में झुकाव माना, क्योंकि उनके संदेश से ये साफ झलकता है कि यूक्रेन से कब्जा छुड़ाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि अब जो क्षेत्र रूस के कब्जे में है वही उसकी सीमा साफ तौर पर बन सकती है। जंग के मोर्चे की जो स्थिति है उसे मान लेना चाहिए। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया जब यूक्रेन रूस से खोया हुआ इलाका वापस लेने के लिए संघर्ष जारी रख रहा है। ट्रंप के मुताबिक अब ये जंग किसी के लिए फायदेमंद नहीं रही, लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि ट्रंप का ये रुख रूस की आक्रामकता को वैधता देने जैसा है, क्योंकि वह यूक्रेन से अपने ही कब्जा गए इलाकों को छोड़ने की बात कर रहा है। यूक्रेनी मीडिया ने इसे निराशाजनक बताया, लेकिन कहा कि अमेरिका का ये रुख रूस को और ताकतवर बना सकता है। यूरोपीय देशों में भी इस पर चिंता जताई जा रही है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो रूस को और बढ़त मिल सकती है। ट्रंप का रुख यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी स्थिर है। वह रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कभी यूक्रेन से समझौता करने की बात कह रहा है। पिछले साल राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने कई बार ये कहा था कि वह 24 घंटे में युद्ध को खत्म करा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। बता दें आपको कि उनके इस नए बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि वे फिर से रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के पक्षधर हैं और उसको लेकर बातचीत करेंगे। सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात ने सबको चौंका दिया। तब तक ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है यूक्रेन उन सभी इलाकों को वापस ले सकता है जो उन्हें फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद उसने खो दिए थे। ये बयान ट्रंप के पुराने विचारों से बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि पहले वे कहते थे कि यूक्रेन को शांति के लिए कुछ जमीन छोड़नी पड़ेगी। ट्रंप के इस यूटर्न ने साफ कर दिया कि यूक्रेन रूस विवाद में कभी निर्णायक पक्ष फिलहाल नहीं हो पाएगा। अमेरिका के अंदर ट्रंप के इस बयान पर जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता इसे वास्तविक की राजनीति बता रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक सांसद इसे रूस के आगे झुकना साफ तौर पर कह रहे हैं। विश्लेषक ये मानते हैं कि ट्रंप अब घरेलू राजनीति में संदेश देना चाहते हैं कि वे अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं और वैश्विक अस्थिरता के कारण अमेरिकी जनता अब इस युद्ध से थक चुकी है। ट्रंप की अपील के बावजूद आपको बता दें कि जेलेंस्की ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अभी ऐसी स्थिति जो है वो फिलहाल बन नहीं सकती है, लेकिन अगर जागरूकता पड़ी तो अब उसके हिसाब से फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।